नमस्कार दोस्तों। 2027 के विधानसभा चुनाव में अब कुछ महीनों का समय शेष है और हर पार्टी ने मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आज़ाद समाज पार्टी ने पूरे प्रदेश में जनसभाएं की और इन जनसभाओं में भारी भीड़ भी उमड़ी। लेकिन क्या कोई बड़ा गठबंधन चंद्रशेखर आज़ाद के साथ वजूद में आने वाला है? और क्योंकि इन दिनों मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पे गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ रही है पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंदर भाटी जी की। और आज वो यहाँ रहमतपुर गढ़वाड़ा में पहुंचे हैं मशहूर यूट्यूबर विकास चौधरी जी के आवास पे। तो क्या मीरापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी है और 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या पूरा परिदृश्य है, इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे। तो भाटी जी, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश की राजनीति का जो माहौल है इस वक्त, वो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो जब से सरकार आई है तब से विकास की बात, रोजगार की बात, महंगाई की बात या अन्य किसानों के मुद्दों की बात या मजदूरों के मुद्दों की बात, इन पे तो बात ही नहीं। यदि बात हो रही है तो केवल यहाँ कब्रिस्तान, शमशान, दुकानों पे नाम लिखवाने को लेकर कभी वो बात होती है यहाँ पे गाय के ऊपर, कभी बात होती है यहाँ पर गर्मी सर्दी के ऊपर। तो जिस तरह के जब मुखिया जिस तरह का होगा तो उसी तरह का अधिकारियों में मैसेज जाएगा। कहीं पर जो कोई कहता है कि जाके आप त्यौहार बाहर नहीं मनाओगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में लंबे समय से जो जनता के ज़रूरी मुद्दे हैं, जैसे चिकित्सा का है, शिक्षा का है, वो महंगी है, उसके अलावा ये पेपर लीक वाला मामला है, एनटीए एजेंसी है जो पेपर कराती है। अच्छा, सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जो जो पेपर लीक कराने वाले लोग हैं उन पर एनएसए के द्वारा या उन पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करती, ताकि एक नज़ीर बने? क्योंकि किसानों के बच्चे प्लॉट बेच के, ज़मीन बेच के किसान अपने बच्चों को शहरों में पढ़ाता है और वो एग्ज़ाम की 4-4 साल, 3-3 साल तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, लेकिन जब पेपर के समय आता है पेपर लीक हो गया। आप समझिए कि यदि ऐसे ही उनकी उम्र निकलती चलेगी, कल को ओवरेज हो जाएंगे, कौन उनका भविष्य लौटाएगा, कौन उनको रोजगार देगा? तो सरकार को इन पे कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि जाके बंगाल में गाय नहीं कटने देंगे, हिंदू नहीं बटने देंगे। मुझे एक बात आप बताइए, क्या ये नीट वाले बच्चे ये हिंदू नहीं थे? इनमें हिंदू नहीं थे जिन्होंने एग्जाम दिया? तो आपने इनके हितों को तो सुरक्षित नहीं रखा, इनके को तो आपने न्याय नहीं दिया। या जो ये डीजल पेट्रोल, ये किसान जो मर रहा है महंगाई से, ये हिंदू नहीं है, इसमें मुसलमान भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। तो आप केवल वोट के नाम पे इनको हिंदू बनाते हो और जब इनके हक अधिकार की बात आती है, इनके हितों की बात आती है, इनके लिए बात आती है, तो तब ये तुरंत हिंदू नहीं रहते हैं। और वोट की चुनाव की बात आ जाए तो हिंदू इकट्ठे हो जाओ, और जिस स्टेट में चुनाव आते हैं वहाँ हिंदू खतरे में हो जाता है। मेरी बात तो ये समझ में नहीं आती। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष हिंदू, देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हिंदू, अजीत डोभाल जी हिंदू, इनके पास परमाणु बम, इनके पास देश की सबसे बड़ी सेना, हिंदू खतरे में है। 20% लोगों से 100%, 80% लोगों को डराने का काम कर रहे हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है हिंदू खतरे से बाहर आ जाता है। तो ये चुनावी हिंदू बनाते हैं अमरीश भाई, और अब जनता जान चुकी है, क्योंकि ये कोई मामला ऐसा नहीं है जिस पे सरकार खरी उतरी हो, हर मामले पे फेल पाए गए हैं। ये एसआईआर के नाम पे वोटों की चोरी कर रहे हैं। ये चुनाव आयोग आपने देखा हो, कोई भी संस्था सुरक्षित नहीं है इनके राज्य में। और तो और पत्रकार बंधु भी, यदि कोई पत्रकार सरकार से सवाल पूछ लेता है तो उस पर भी मुकदमे हो जाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। ये पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। पहले ये सरकार से या कोई जनप्रतिनिधि से सवाल पूछने का अधिकार रखती थी। आज चाहे सीनियर प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई कैबिनेट मंत्री हो, चाहे कोई डिबेट हो, बीजेपी के नेता से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, विपक्ष के से पूछे जाएंगे। क्या विपक्ष एमपी एमएलए सीटों पर सरकार विपक्ष के लोगों की है? विपक्ष का काम होता है आवाज़ उठाना, ताकि सरकार हिटलरशाही ना हो जाए, तानाशाही ना करे। यदि गलत करे तो विपक्ष का काम होता है सड़कों पे भी आवाज़ उठाओ और उसमें भी आवाज़ उठाओ, लोकसभा विधानसभा में। आप आरोप लगा रहे हैं कि भाई राजनीति हो रही है हिंदू मुस्लिम को लेके, और बिहार में जब विधानसभा चुनाव हुए तो माहौल ऐसा लगा कि भाई नहीं, इस बार विपक्ष की सरकार बनने जा रही है। बंगाल में ये माहौल माना जा रहा था कि भाई ममता बनर्जी की सरकार रिपीट होने जा रही है। लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम के राजनीति के नाम पे सरकारें बन रही है बीजेपी की, तो फिर तो सत्ता सबसे बड़ा लक्ष्य है। कैसे कैसे उस राजनीति को आप फिर? बीजेपी के लिए तो कुर्सी ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। देश के जवान शहीद हो जाए, पहलगाम हुआ, पुलवामा हुआ,
पहलगाम में कैसे वो देश की सुरक्षित सीमा के अंदर आतंकवादी अंदर आ गए और कैसे वो इतने निहत्थे लोगों को मार के बाहर चले गए। चलो वो अंदर तो आ गए, लेकिन जब सारे देश के सुरक्षा एजेंसियों को पता चल गई, फौज को पता चल गई हेलीकॉप्टर सरकार के पास है, तो वो उसको पार कैसे करके चले गए सीमा को, तो सरकार इसमें फेल हुई। पुलवामा में कैसे आरडीएक्स, इतने किलो आरडीएक्स अंदर आ गया, उसकी आज तक चार्जशीट नहीं लगी, उसमें आज तक कोई आरोप तय नहीं हुआ कि उसकी जांच आगे नहीं बढ़ी। तो ऐसे ही सरकार और जनता के बीच में बहुत सारे जनता के मन में सवाल हैं जहां सरकार को वो संदेह के में खड़ा करती है। आप दिल्ली में आतंकवादी हमला होता है, बिहार का चुनाव था, शाम को हमला हुआ, उस पर कोई बात आगे नहीं बढ़ी। तो अग्निवीर पा जाओ आप, देश की जो सबसे बड़ी देशभक्त फौज भारत की, हर आदमी गर्व करता था सेना में जाके मैं देश की लड़ाई लड़ूं, शहीद हूँ, इन्होंने अग्निवीर 4 साल की प्राइवेट नौकरी कर दी। अब बेचारा कोई फौजी देश पे शहीद होगा, उसके ना तो फंड बोनस मिलेंगे, ना उसके बच्चों को कोई पैसा मिलेगा, वो अपना भविष्य बाद में कैसे परिवार के साथ कोई घर बनाता है, कोई खेती करता है, कैसे जीवन यापन होगा। तो वो विश्वास की जो नौकरी थी, देशभक्ति नौकरी थी, उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया अग्निवीर करके। पेंशन इन्होंने लोगों की ख़त्म कर दी। केवल 2 लोगों की आय बढ़ रही है, अडानी और अंबानी की। जब भी देश में चाहे कोरोना काल हो, उसमें भी अडानी अंबानी की आय बढ़ी। पूरे देश की आय घट रही है, प्रति व्यक्ति आय घट रही है, देश पर लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा हो रहा है। अब देश के जो गृह मंत्री जी हैं, उनके बेटे जयशाह जी ने 2014 में जब सरकार आई थी 50,000 से फर्म बनाई थी, और वो 2016 तक 16,000 करोड़ की फर्म होगी। भाई कौन सा बिजनेस कर लिया आपने। एक सुप्रीम कोर्ट की समिति थी, उसमें ये था कोई क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं वही क्रिकेट बोर्ड में रहेंगे भारत के में। अमित शाह जी के बेटे ना क्रिकेट खेले ना बल्ला पकड़ा, वो हैं उसके सेक्रेटरी, अध्यक्ष भी हैं अब तो। अध्यक्ष के बाद आईसीसी के अध्यक्ष बन गए, वो कौन सी क्वालिफिकेशन है। तो ये चुनिंदा लोगों की पार्टी है, ये देश की जो इतनी करोड़ जनता है उसका इनसे कोई मतलब नहीं। प्रधानमंत्री जी का 2 मिनट लगता कहने में सोना मत खरीदो, घर से मत निकलो। घर से ना निकले हुए मध्यम वर्ग का जीवन कैसे चलेगा, कैसे पालन पोषण होगा। न ऑनलाइन काम करो, कितने किसान ऑनलाइन जानते हैं अमरीश भाई। तो सरकार को एक लिमिट होती है, जिस तरह इन्होंने जनता को परेशान किया है। अब आने वाले 2027 के चुनाव में जनता वोट की चोट से उसका जवाब देगी, और ये सरकार का अब जाने का समय आ गया, क्योंकि इन्होंने किसी भी वर्ग को छोड़ा नहीं है। मजदूरों पर लाठी बरसा रहे हैं। न्यूनतम वेतन हरियाणा में तो है 16-18 हज़ार, और यूपी के अंदर कितना है 12,000, और 12,000 में भी 12 घंटे ड्यूटी लेते हैं, कहीं 11 घंटे ड्यूटी ले रहे हैं। तो मजदूर वर्ग में तो सभी जातियाँ रहती हैं, ऐसे ही किसान वर्ग में सब जातियाँ हैं। तो इनके एजेंडे में केवल कब्रिस्तान शमशान है, और कभी ये हनुमान की बात करते हैं, हनुमान जी की, तो कभी उनकी अल्लाह की बात करते हैं। इन पे तो ये पता कि तुम जो हिंदू मुस्लिम करा दो और चुनाव जीत जाओ। और तो और चुनाव आयोग भी जो पहले स्वतंत्र संस्था थी, स्वतंत्र नहीं बची। बिहार के अंदर 10,000 रुपये हर अकाउंट में डाल दिए। हमें बता दो देश में आज तक कौन सा चुनाव आचार संहिता में किसी को तुमने लाभ डायरेक्ट दे दिया 10-10 हज़ार का। तो वोट खरीदने का ही तो है एक। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अब जो जनता सरकार बनाती है, जनता एमपी एमएलए बनाती है, ये सारे सुप्रीम कोर्ट, सारे आयोग सब जनता के लिए। यदि जनता ही दुखी है तो सरकार की फिर कुर्सी जाना तय। अब आप जिन मुद्दों को उठा रहे हैं और लोगों के बीच पीड़ा इतनी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एक टिप्पणी करते हैं बेरोजगारों को लेकर, कॉकरोच बताते हैं उन्हें, तो कुछ ही दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोवर करोड़ों में पहुंच जाते हैं। बावजूद उसके बीजेपी की जो सत्ता है वो हिल नहीं रही। उत्तर प्रदेश में आपको लग रहा है कि जैसे मान लो बिहार में, बंगाल में बीजेपी आई है, उत्तर प्रदेश में आप लोगों को समझा पाने में कामयाब होंगे, या फिर उत्तर प्रदेश में भी मुद्दे चलेंगे हिंदू मुस्लिम के? देखिए, हिंदू मुस्लिम में जनता एक बार धोखा खा सकती है, 2 बार धोखा खा सकती है, लेकिन जब जनता के गले पे बात आ जाए, उसके जीवन पे जिंदा रहने पे बात आ जाए, अनाज का संकट आ जाए, गैस का सिलेंडर का संकट आ जाए, तेल का संकट आ जाए, तो फिर जनता जो हो ना, फिर क्रांति होती है। और क्रांति होती है तो फिर बदलाव होते हैं। बड़े बड़े तानाशाह, बड़े बड़े हिटलर शाहों के भी खिलाफ भी क्रांतियाँ हुई हैं और उनके तख्ता पलटे गए हैं। तो यहाँ भी एक हिटलरशाही सरकार उत्तर प्रदेश में भी, वो जाटों को तो जाट नाम पे पंचायत करने से रोक रही है,
गुजरों को गुजर चौपाल नहीं लगने दे रही, दलित अपने महापुरुषों की जयंती नहीं मना सकते, बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगा सकते। तो जो इस तरह की तानाशाही पे आ जाए तो समझो कि उसका अब जो अंतिम समय है, अब कुर्सी उसकी खतरे में है। और सब वर्ग मिलकर, किसान मजदूर सब लोग दुखी हैं, छात्र दुखी हैं। ये जो आपने कॉकरोच पार्टी का जिक्र किया, आप देखो कॉकरोच जनता कॉकरोच पार्टी ये एक डिजिटल पार्टी पर आक्रोश है, डिजिटल एक प्लेटफॉर्म पर जितने देश में नाराज लोग हैं उन्होंने कितनी जल्दी अपना सहमति जता के उस पर उसे फॉलो करके अपना आक्रोश जताया। तो आप समझो कि ये लोग उससे उनको भी उनके अकाउंट को डिलीट कर रहे हैं। तो ये तो जनता की हर आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई पत्रकार हो वो आवाज़ उठाए उसको मुकदमा लगा देते हैं, कोई टीवी डिबेट हो उस पर कोई आदमी सरकार से सवाल पूछ ले उसके घर ईडी पहुंच जाती है। कोई दूसरी पार्टी में कितना ही बड़ा भ्रष्टाचारी हो उसे 2 मिनट में ईडी भेज के अपनी पार्टी में शामिल करा लेते हैं। अब तो मुझे लगता है कि देश में सारी पार्टियों से भ्रष्टाचार विपक्ष वालियों से तो खत्म हो गया, क्योंकि वो सारे लोग बीजेपी ने अपने दल में मिला लिए। तो और पार्टियों में अच्छे अच्छे लोग बचे हैं। यदि एक आध कोई भ्रष्टाचारी बचा होगा तो उसे आने वाले समय में भी चुनाव से पहले अपने अंदर करके और उसे धो धा के ठीक कर देंगे। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी की क्या भूमिका देख रहे हैं आप? चंद्रशेखर आजाद जी की क्या भूमिका देख रहे हैं? देखिए, आजाद बालियान जी हुआ संघर्ष से, आंदोलनों से। हमारे नेता का जो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है उनका जन्म भी आंदोलनों से हुआ है। और हमने जिस तरह बाबा साहब का संविधान हमें इजाज़त देता है कि कोई झोपड़ी में रहने वाला भी विधायक बन सकता है, एमपी बन सकता है, सीएम बन सकता है, पीएम बन सकता है, उसी तर्ज पे हमने रजिस्ट्रेशन कराया था 2020 में आज़ाद समाज पार्टी का। हमने किसानों के सामने, संघर्षशील लोगों के सामने, ईमानदार मेहनती लोगों के सामने जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, एक हमने स्वच्छ प्लेटफार्म रखा है आज़ाद समाज पार्टी के रूप में। जो अच्छे लोग हैं वो पार्टी में आए और पार्टी बूथ स्तर तक संगठन निर्माण लगभग पूरा कर चुकी है। थोड़ा बहुत अभी रह रहा है, वो आने वाले 2-3 महीनों में पूरा कर लेंगे। हमने संगठन तैयार कर लिया है और हम जनता के बीच अपने विजन को लेकर, अपने मैनिफेस्टो को लेकर, मजदूरों की समस्याओं को लेकर, किसानों की समस्याओं को लेकर, बहनों की समस्याओं को, छात्रों की समस्याओं को लेकर, देश की जो महंगाई की समस्या है, चिकित्सा शिक्षा की समस्या, सारे मुद्दों, खिलाड़ियों की जो समस्या है उनको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी की विरोध जन विरोधी नीतियां उनको भी जनता के सामने रखेंगे सत्ता परिवर्तन यात्रा में। और फिर निर्णय जनता को करना है। यदि जनता ने हमें एक बार मौका दिया तो हम कुछ करके दिखाएंगे। ये हमारे दिल में एक जुनून भी है और एक दिल में पीड़ा भी है। हम 7 पीढ़ियों के लिए या 100 पीढ़ियों के लिए अडानी अंबानी बनने नहीं आए, हम केवल कुछ काम करने आए हैं। और वो हम सड़कों पे आपने देखा होगा भी, हम गर्मी सर्दी धूप छाँव में कभी रुकते नहीं और हमेशा प्रयास करते हैं कि जहाँ ज़रूरत हो कमज़ोरों को, किसानों को, उनकी आवाज़ बन सके। अच्छा, खासतौर पर अगर हम दलित वोटर के बारे में बात करें तो क्या दलित वोटर बहन जी की कीमत पे, मायावती जी की कीमत पे चंद्रशेखर आजाद जी को तरजीह देंगे? तरजीह देंगे नहीं, जो उनको बहन जी के मुकाबले ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को मिल रहा है। यह मैं कोई बात हवा में नहीं बोल रहा, मैं कोई बात इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। आप भी यहाँ थे, आपने भी देखा था कि मीरापुर का उपचुनाव हुआ। जो बहन जी का प्रत्याशी था उसको 2100 वोट मिले, मुस्लिम समाज से था। उसको 1000-1500 वोट उसके घर परिवार के भी मिले होंगे। लेकिन जो चंद्रशेखर भाई जी को आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को वोट मिला वो 23,000 के आसपास वोट मिला। उसमें मैक्सिमम 21-22 हज़ार दलित समाज का वोट था। तो मीरापुर और मुजफ्फरनगर में तो आप देख लो, आंकड़े देख लो, एक प्रत्याशी को, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को 500 वोट मिले, हमें 22,000 के आसपास मिले। कुंदरकी पे हमें 14,000 वोट मिले। कुंदरकी में बसपा के प्रत्याशी को 1,500 या 2,000 के आसपास मिले। मैं मध्य प्रदेश और राजस्थान का भी प्रभारी रहा बालियान जी, और मैंने दोनों चुनाव लड़ाए अपने उसमें। तो राजस्थान के अंदर हम 3 सीटों पे, तो 2 सीटों पे दूसरे स्थान पर रहे 86,000 वोट लेकर और 53,000 वोट लेकर, एक पे 47,000 लेकर तीसरे पे रहे। और सारी सीटों पे हम बसपा से ज़्यादा वोट लेकर 20,000, 25,000, 30,000, और बसपा के प्रत्याशियों को मिली 1,500 ऐसे ही मध्य प्रदेश में एक सेवड़ा सीट है जहाँ दामोदर यादव लड़े थे, वहाँ बसपा के प्रत्याशी को 10,000 वोट मिले और हमारे प्रत्याशी को 30,000 वोट मिले। तो मेरा ये कहना है कि जनता ने तो मन बना लिया। और विशेष
दलित समाज ने, उन्होंने अपना बहुत जागरूक है, उन्होंने लंबे समय पे उन्हें पता है कि आपकी लड़ाई कौन लड़ रहा है, आपकी भविष्य में लड़ाई कौन लड़ेगा। तो वो तो जो बाबा साहब को मानते थे, फिर काशीराम साहब को मानते थे, फिर बहन जी को मानते थे, तो उन्होंने तो अपना नेता सेलेक्ट कर लिया। आपने ये प्रबुद्ध जन सम्मेलन देखो होगे, मंडलों पे हुए, पहले लोग कहते थे कि इनकी पार्टी से युवा जुड़े हुए हैं केवल, लेकिन प्रबुद्ध सम्मेलनों में जो हमारा सीनियर वोटर है, बहुजन जो हमारा, वो सारा मीटिंगों में था। और जो आपने रैली देखी हो, मुजफ्फरनगर की रैली देखी हो, आगरे की रैली, कानपुर की, हरदोई की बात की, उसमें इतनी संख्या में लोग आए अपने संसाधनों से, इतना पैसे दिए, वाहन नहीं मिला, वो अपने डेली मजदूर भाई वो भी इतनी संख्या में आए। तो आप देखिए कि पूरे उत्तर प्रदेश का दलित समाज चंद्रशेखर भाई को नेता मान चुका है। और ये 27 के चुनाव में आप देख लेना कि सबसे बड़ी पार्टी यदि कोई बहुजन समाज के लिए होगी तो आजाद समाज पार्टी। अब दिक्कत यह है कि भाई आपकी रैली में भीड़ भी उमड़ रही है, आपके प्रति जन समर्थन भी जैसा आप कह रहे हैं कि भाई दिखाई दे, लेकिन विपक्ष के नेताओं को ये ताकत दिखाई नहीं देती। जब मान लो गठबंधन की बात आवे तो अखिलेश यादव की तरफ से नकार दिया जाए आप लोगों को, कांग्रेस भी आप लोगों का हाथ नहीं पकड़ रही। तो जब तक विपक्ष संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में नहीं उतरेगा, भारतीय जनता पार्टी को कैसे हरा पाओगे आप? भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम समान विचारधारा वाले दलों से इच्छुक है कि सब मिलकर लड़े। लेकिन कोई सोचे कि ये एक आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जब लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो हमने सब इन पार्टियों से जिनके आपने नाम लिए हमने प्रयास किया था गठबंधन हो, लेकिन उन्होंने एक सीट पे भी समझौता नहीं किया। अब आप ये बताइए, ताली दोनों तरफ से बजती है। देश में उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, हम एक सीट पर समर्थन मांग रहे थे और 79 सीट पर हम समर्थन दे रहे थे, लेकिन ये फायदे का सौदा तो उन पार्टियों के लिए ज़्यादा था। लेकिन फिर भी हमें समर्थन नहीं दिया तो हम अपने दम पे लड़े, चुनाव जीते। एक चुनाव हम और लड़े थे डुमरियागंज पे जो बॉर्डर पे है, वहाँ से हमारी पार्टी से लोकसभा लड़े थे अमर पटेल, उनको वोट मिली थी 84,000 के आसपास। आप देखिए तो बहुजन समाज तो जुड़ रहा है, दलित समाज भी जुड़ रहा है, और जो जहाँ से जगदम्बा पाल जी वो बने थे सांसद, तो वहाँ हमारे प्रत्याशी को 84,000 वोट मिली, नगीना पे हम जीते। तो हमारा परसेंटेज यदि आप देखो 2 सीटों का परसेंटेज निकालो तो वो बहुत अच्छा है, स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है। लेकिन हम मेहनत के विश्वास रखते हैं। बाकी पार्टियों में हो सकता है उन्हें विरासत से मिली हो, आकलन में उन पर गड़बड़ी हो, आकलन ठीक नहीं होगा इसलिए वो सत्ता से दूर है। यदि आकलन वो ठीक कर लें और मिलकर चुनाव लड़ें तो भारतीय जनता पार्टी को एक दिन में उतार दें। लेकिन हम तो फिर भी ये बात कह रहे हैं कि हम जनता के दुख दर्द को लेकर जनता के बीच में, जनता चाहे तो किसी को भी बना सकती है। आप तमिलनाडु इसका उदाहरण है भाई जी, विजय थाला जी को जनता ने बना दिया, कितने दिन पुरानी पार्टी, 1 साल की, और हम तो 10 साल से जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो इस बार हम जनता से आपके चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि एक बार हम लोगों को भी मौका दे कर देखें। हम काम करने के लिए आए और काम ही करेंगे। हमें कोई 100 पीढ़ियों के लिए कोई हमें हर जिले में भारतीय जनता पार्टी की तरह आलीशान ज़मीन खरीद कर वो नहीं बनाने ऑफिस आया इसके जिलाध्यक्षों के। एक तरफ तो देश संकट में, एक तरफ जो देश पे कर्जा है, और बीजेपी हर जिले में ज़मीन खरीद रही है और 4-4, 6-6 मंजिली वो बना रही है, होटल रूप अपने ऑफिस बना रही है। तो जनता का ही तो पैसा है, तो जनता के पैसे को जनता पे खर्च करना चाहिए। उनके जो भी टैक्स से पैसा आता है रोडों पे खर्च करना चाहिए। रोडों पे कहाँ खर्च कर रहे हैं, पीपी मॉडल से बना रहे हैं, हर 50 किलोमीटर पर जाकर जेब कटती है। पहले की सरकार है रोड के पैसा अपने पैसे से, जनता के पैसे से बनाती थी, टोल नहीं लगाती थी। अब 20-20, 30 साल के लिए टोल वालों को दे देती है, उगाओ इनसे। अब कोई आदमी खेत पे 10 बार जाएगा, 10 बार उसे लड़ना पड़ेगा टोल पे, अगर भाई मैं यहाँ का हूँ, लोकल हूँ, मैं आई कार्ड दिखाऊँ, ये दिखाऊँ। तो ये जनता को परेशान करने वाली तो बात है। चलो, अखिलेश यादव और कांग्रेस से तो आपके समझौते की जो बात है वो दूर की कोड़ी अभी दिखाई दे रही है। नई चर्चा है कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ में चंद्रशेखर आजाद गठबंधन कर सकते हैं, और जो कि पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव है और नेता की तरफ बचने का रास्ता ना ढूंढे कोई, वह हो रहा गठबंधन या नहीं हो रहा, बस जनता को सीधे सीधे बता। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी 2-3 दिन पहले बयान दिया था कि अब हमने अपना गेट बड़ा करा लिया। तो गेट बड़ा करने का मतलब है कोई भी कितनी बड़ी पार्टी हो, कितने ही साथी हो, जो जुड़ना चाहते हैं, गठबंधन करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। इस लाइन में सारी चीज़ है, हमारी तरफ से दरवाज़ा खुला है।
हमारी तरफ से बंद नहीं है और लोगों की तरह। तो हम तो ये चाहते हैं कि लोगों को इस हिटलरशाही और तानाशाही सरकार से निजात मिले, और सरकारें बदलती रहनी चाहिए। सरकारें मजबूत की जगह मजबूर भी होनी चाहिए। मजबूत ज़्यादा होती हैं तो डिक्टेटर तानाशाह बन जाते हैं हिटलर की तरह, जैसा अब भारत में हो रहा है। 403 विधानसभा टारगेट है, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पे आप चाहते हैं कि भाई कुछ विधानसभा सीटें चिन्हित हो और जिन्हें निकाला जाए? ये जो आप कह रहे हैं, हमारा संगठन का निर्माण और संगठन जो कार्य चल रहा है वो तो 403 पे चल रहा है। लेकिन आपने जो दूसरी बात की, ये रणनीति का हिस्सा है। हम अपनी ऐसी सीटों को भी ध्यान में रखेंगे जहां हमारे बहुत अच्छे जातीय समीकरण हैं, हम पे बहुत अच्छे अच्छे प्रत्याशी हैं, और वो सीटें हम जीतेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन पर रणनीति के तहत काम चल रहा है। प्राथमिकता तो सबकी होती है, और हम इसको आपको फिर जब चुनाव लड़ेंगे तो आपको बताएंगे भी। अभी इसे थोड़ा सा क्लोज रहने देते हैं, रणनीति है। तो 4 तारीख से जो यात्रा शुरू हो रही है, पूरे प्रदेश में जाने वाली है, किस तरह का माहौल आपको लगता है कि भाई इस यात्रा से बनेगा उत्तर प्रदेश में? आप देखिए, ये 3 दिन की यात्रा है, और वो विपरीत परिस्थितियों में मौसम विभाग और इन्होंने भी आंकड़े दे रखे हैं। कभी लोग हीट स्ट्रोक आ रहे हैं, आप बाहर ना निकलें। लेकिन हमारी पार्टी, जो ये मौसम है, इससे भी ज़्यादा काम करने की आग हमारे दिलों में है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की और हमारे कार्यकर्ताओं में। तो हम पैदल यात्रा निकालेंगे बिजनौर से 4 जून को, जो अगले दिन मेरठ में रहेगी 5 तारीख को, 6 तारीख को शामली। ये हम पहला चरण। बाद हम दूसरा चरण इस पर समीक्षा करेंगे, यदि यात्रा ऐड कर सकते हैं, कोई रणनीति के तहत कोई अच्छा सुझाव जनता की तरफ से आए या कोई मुद्दे आए तो वो भी। और हम आपके माध्यम से भी कहते हैं, कोई मुद्दा क्षेत्रीय मुजफ्फरनगर का ऐसा मुद्दा हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ऐसा मुद्दा हो, जिसे हम अपनी यात्रा में रख सकें, अपने मैनिफेस्टो में रख सकें। वैसे तो हमने तमाम जो अपनी वो रखे हैं मुद्दे, वो सब लोगों को हमने उसमें सब लोगों के वर्गों को ध्यान रखा है। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच का मुद्दा है, ये भी हमारा प्रमुख मुद्दों में एक मुद्दा है। जैसे किसानों की एमएसपी का मामला है, या हमारे अन्य ये आपके बिजली वाला मामला है, महंगाई वाला। तो बहुत सारे मुद्दे हैं 30-40 के करीब, जिससे जनता को भारी लाभ मिलेगा। और फिर भी हम आपके माध्यम से कह रहे हैं, यदि कोई ऐसी चीज़ छूट रही है जिसको हमें उठाना चाहिए, जिससे जनता का भला हो, तो हम दोनों जगह उसे उठाएंगे। जुलाई में लोकसभा का सत्र चलेगा, उसमें भी उठवाएंगे, और अब सड़क पे जो हम आंदोलन के रूप में पदयात्रा निकाल रहे हैं, इसमें भी हम उन मुद्दों पर प्रमुखता से बात करेंगे। चलिए, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। ऐसा लग रहा है कि भाई मुजफ्फरनगर आज़ाद समाज पार्टी के विशेष एजेंडे में है। पुरकाजी से विनय रतन जी के चुनाव लड़ने की चर्चा है, चरथावल से रंजनवीर सिंह जी, बुढ़ाना से नवाजिश आलम खान, मुजफ्फरनगर से ऐसे आलम खान साहब ने दावा ठोक दिया है। और जैसे एक्टिविटी चल रही है, ऐसा लग रहा है भाई पश्चिम की जो सीटें चिन्हित हुई है, मीरापुर भी उनमें से एक है, और खुद आप यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी करिए, बहुत तेजी से चर्चा है। तो जो कि आप उसी विधानसभा क्षेत्र में बैठे हो, साफ साफ इशारा करो तो इस बार मीरापुर आप ही चुनाव लड़ रहे हो कि नहीं? देखिए, वैसे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे पार्टी का महासचिव और संस्थापक सदस्य, कोर कमेटी सदस्य, और पश्चिम उत्तर प्रदेश का जोन प्रभारी भी मैं ही हूँ। पहले क्योंकि जिला पंचायत चुनाव पहले था, तो हमारा सारा ध्यान संगठन को निर्माण को लेकर और जिला पंचायत के टिकटों को लेकर था। क्योंकि हमारे पास हर सीट पर 2 से 3 4 प्रत्याशी हर सीट पे था। इतने आज़ाद समाज पार्टी में प्रत्याशी थे, ना बीएसपी पे थे, ना सपा पे थे, ना भारतीय जनता पार्टी पे थे। और बहुत सारे अन्य दलों के भी लोग संपर्क कर रहे थे कि हमें जिला पंचायत लड़ना है। बात आपने मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर वास्तव में ही, चाहे हमारी यहाँ रैली हुई हो, जिस रैली के बाद मैं यहाँ की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो प्यार स्नेह वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और पार्टी को देते हैं। उन्होंने ऐसी विशालकाय रैली यहाँ की, उससे अन्य रैलियों पे भी हमारा इफेक्ट पड़ा, और हमारी अगली रैली भी और बेहतर होती गई। दूसरे, जब यहाँ पहला जिला पंचायत हुआ था, जब हमारा संगठन भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, तब भी यहाँ हमारे 7-8 जिला पंचायत सदस्य जीते। तो मुजफ्फरनगर से विशेष स्नेह है, विशेष प्यार है, विशेष ध्यान है, ये तो आपकी बिल्कुल बात सही है। दूसरी बात, ये जो यात्रा पश्चिम उत्तर प्रदेश में यदि निकल रही है, और आप कह रहे हो मुजफ्फर बहुत अच्छी है, हमारी अब यात्रा निकल रही है, तो हमने पहले उन जिलों को किया जहाँ सबसे ज़्यादा चलने वाले हमारे लोग हैं। सहारनपुर उनमें से ये जिले हैं। बचे हुए इनसे होकर हम गुजारने का अधिकार रखा है कि आप प्रदेश में
उस सीट पे लड़ सकते हो, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अधिकार है। और यदि वो चाहेंगे कि मुझे मीरापुर लड़ना तो मीरापुर लड़ेंगे, और यदि वो कहने लगे भाटी जी तुम्हें राजस्थान मध्य प्रदेश लड़ना तो वहाँ जा लड़ेंगे। लेकिन बालियान जी, मैं अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने मुझे यूपी को नहीं लड़ना भी कैंसिल कर देंगे। तो ये तो हम दोनों की भाई की जोड़ी है, 10 साल से हमारा संघर्ष साथ चल रहा पूरे देश में। तो इसमें क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कुछ प्रोटोकॉल है, वो जैसा आदेश करेंगे उनके आगे तो सारी चीज़ जो सहमत है। लेकिन मैंने मध्य प्रदेश और राजस्थान में मेरे लेटर से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पे मैंने वहाँ दोनों स्टेटों में बांटे थे। लेकिन उन्होंने इतना प्यार और अधिकार दे रखा है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ वो सर्वे सर्वा, वो भाई हैं, जैसा वो चाहेंगे, वो कहेंगे लड़ो तो लड़ेंगे, वो कहेंगे नहीं लड़ो तो नहीं लड़ेंगे। भाटी जी की अपनी इच्छा है कि नहीं मीरापुर से आप लिखो स्लेट पे फिर पहुंच दो, मीरापुर लड़ने की इच्छा है कि नहीं है? बस आखिरी सवाल और फाइनल बता दो। फाइनल सवाल ये है, मैं पिछले कुछ दिनों से मीरापुर के अपने भाइयों के बीच में हूँ, सच बता रहा हूँ दिल की बात। जो जो मैं घूम रहा हूँ, जो लोगों से बात कर रहा हूँ, मैं उनसे ही पूछ रहा हूँ कि यदि आप कहो, आपका प्यार और सम्मान मिले और मुझे मौका दो जनता के लिए काम करने का। देखो मैंने बहुत सारे लोग तो नेता बनते हैं, चुनाव के समय आते हैं, बालियान जी मीठी मीठी बात करते हैं, आप ये कह दो कि ये चीज़ ला के दे दो तो ला देंगे, तुम वोट दे दो, बस चुनाव हो जाने दो फिर मैंने जाने। मेरा दूसरा कहना है, मैंने 20-25 साल सब वर्गों की लड़ाई लड़ी है, मुकदमे झेले, बहुत बार जेल गए। अभी यहाँ कपसाड़ के मामले में मेरठ 10 दिन रहे, उससे पहले सैमसंग कंपनी पे दीपावली पे जेल में रहे 15-16 दिन, उससे पहले रक्षाबंधन पे किसानों की लड़ाई लड़ते हुए हाईटेक बिल्डर है वहाँ पे जेल में रही। तो एक लंबा संघर्ष का दौर हो गया। मेरे चाहने वाले, मेरे भाई, सब दोस्त और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सब चाहते हैं कि मैं इस बार चुनाव लड़के विधानसभा में जाऊं। मैं फिर भी उनके कहने के बावजूद भी मैं मीरापुर की जनता से, मुजफ्फरनगर के साथियों से गांव-गांव पूछता फिर रहा हूं कि यदि आप कहो और आपने मेरा संघर्ष देखा है और आपको ये लगता है कि ये और नेताओं की तरह पीठ दिखा के यहाँ से भागेगा नहीं, जो चुनाव लड़के वोट लेकर चले जाते हैं और फिर यहाँ झांकते नहीं आके, तो मैं सब लोगों से पूछ रहा हूँ और सब लोग कहेंगे तो लड़ेंगे। क्या कह रहे लोग? जब आपने सवाल पूछा लोग क्या कह रहे? पूछना ये आप तो सुना। हर मुद्दे पर, चाहे देश की राजनीति का हो, प्रदेश की राजनीति का हो, जवाब दिया है रविंद्र भाटी जी ने खुल के। और मीरापुर से चुनाव लड़ने का हालांकि वो साफ संकेत नहीं दे रहे, लेकिन भाई जब लोगों से पूछ रहे चुनाव लड़ूं ना लड़ूं, तो लग रहा है कि हाँ इच्छा है उनकी। और बाकी चीज़ें वक्त के गर्भ में है, भविष्य के गर्भ में है। पता चलेगा कि हाँ भाटी जी वास्तव में मीरापुर से चुनाव लड़ेंगे या लड़ेंगे कोई दूसरी विधानसभा से।